Hello children, this video is on revision notes of the chapter Conservation of Plants and Animals. I have discussed all the key points and main points of all question answers. So this video is going to be very helpful to you. Let us start. Biosphere क्या होता है? Part of the earth that supports life. अर्थ का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करे उसे बायोस्फीयर कहते हैं. इट इज हियर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. इसी पार्ट में अर्थ का जो ये हिस्सा है जिसमें सारे जीवित प्राणी रहते हैं उसे ही बायोस्फीयर कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है विभिन्नता. बायो का मतलब होता है लाइफ. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. उन ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो कि धरती पर मौजूद हैं. देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है. एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है उसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी. दिस इज ए प्रोटेक्टेड एरिया. ये एक सुरक्षित एरिया होता है वेयर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां पर एनिमल्स अपने प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह. विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी दखल अंदाजी के, डिस्टर्बेंस के. अब नेशनल पार्क क्या होता है? एरिया इज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ. ये एरिया वाइल्ड लाइफ के लिए सुरक्षित होता है, allowing them to freely use the available habitats and natural resources. वहाँ पर वो जो भी अवेलेबल हैबिटेट्स होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका फ्रीली यूज कर सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्जर एरियाज ऑफ लैंड. ये लैंड के ज्यादा बड़े एरिया होते हैं विच एम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया. उस एरिया में रहने वाली जो वन जातियां होती हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनकी परंपराओं को भी बचाते हैं. उनके क्या ट्रेडिशनल लाइफ है उसको भी बचाते हैं. अलाउइंग देम टू यूज द प्लांट, और इसे ये अलाउ किया जाता है इन ट्राइबल पीपल को कि वो जो भी वहां पर प्लांट अवेलेबल है उन्हें यूज कर सकते हैं, एनिमल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट, केवल कुछ सीमा तक, कुछ हद तक. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. डी लगाने से फॉरेस्ट का उल्टा हो जाता है, यानी कि फॉरेस्ट ना होना. तो फॉरेस्ट को साफ कर देना, हटा देना फॉर डिफरेंट पर्पज, अलग अलग पर्पज के लिए, जैसे टिम्बर, इमारती लकड़ी के लिए, अनदर यूजेस ऑफ लैंड, लैंड को और किसी भी चीज के लिए यूज करने के लिए. बस यही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. अब इसके मेन रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन है इसका क्लियरिंग वुड्स टू प्रोक्योर लैंड. लकड़ी हटाना. प्रोक्योर का मतलब है खरीदने के लिए लैंड को. काहे के लिए खरीदना है लैंड को? कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए. एंड ग्रो मोर फूड, ज्यादा से ज्यादा खाना उगाने के लिए. फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लगातार, उसके लिए खाना उगाने के लिए. सिंपल वर्ड्स में जंगलों को साफ करना लैंड के लिए, ताकि वहां पे खेती की जा सके और ज्यादा से ज्यादा फूड उगाया जा सके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है. तो आप कह सकते हैं ओवर पॉपुलेशन इज द रीजन. ये यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया, पिक्चर को दिमाग में सेट कर लीजिए तो आपको याद रहेगा. दूसरी वजह क्या है? दूसरा रीजन है यूजिंग वुड एज फ्यूल. लकड़ी को ईंधन के लिए प्रयोग करना. टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए यूज करना. फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्रीज में यूज करना. जैसे वुड पल्प को यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए. तो वुड आएगी कहाँ से? पेड़ों को काटने से आएगी. और पेड़ कहाँ होते हैं? वो जंगलों में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं. जैसे लिखा है पेपर बनाने के लिए. स्पून आपने पार्टियों में देखी होंगी, ये स्पून. चॉप स्टिक्स के लिए. वुडन पेंसिल, लकड़ी की पेंसिल होती है, इन सब के लिए वुड यूज होती है. बैट बनाने के लिए, वुडन बेड बनाने के लिए, वुडन डोर बनाने के लिए और वुडन चेयर बनाने के लिए, इन सब के लिए वुड यूज होती है. और इस वुड के लिए फॉरेस्ट की कटाई की जाती है.
यूजिंग द थर्ड रीजन है इसमें कि डिफोरेस्टेशन के कारण क्या है, यूजिंग द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, जंगल हटा के जंगल की जगह पर हाउस बनाना और फैक्ट्रीज बनाना। अब ये फैक्ट्री क्यों बनती हैं, तो ये यहाँ पर लिखा है रेजिडेंशियल, रहने के लिए, मिक्स्ड यूज जैसे मार्केट बना लिया, कुछ भी बना लिया, स्कूल बना लिए, कमर्शियल बिजनेस चलाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, पार्किंग के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, और वैकेंट लॉट्स और बहुत सारी और खाली जगह के लिए जो जरूरी होती है। अब फोर्थ रीजन है डिफोरेस्टेशन का, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, एंड सीवियर ड्रोट्स का मतलब तो सूखा, ऑल्सो लीड टू डिफोरेस्टेशन, जब सूखा पड़ता है तो पेड़ों को पानी नहीं मिलता जिससे कि वो सूख के खत्म हो जाते हैं, ये भी डिफोरेस्टेशन का रीजन होता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। डिफोरेस्टेशन का क्या रिजल्ट होता है, तो इसका डिफोरेस्टेशन कॉजेज इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ, अर्थ पे पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती रहती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन करता है, प्लांट्स, प्लांट्स नहीं होंगे तो यूज कौन करेगा, तो वो एटमॉस्फेयर में रह जाती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसका परिणाम क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी धरती पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर है लॉवरिंग ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जब पेड़ों की वजह से मिट्टी पानी को सोखती है, जो नीचे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वहां जाता है पानी, अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है, यानी कि और ज्यादा नीचे पानी मिलेगा फिर धरती के नीचे। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर, जो नेचर का बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश कम होती है। डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की उर्वरकता कम होती है। इंक्रीज इन द चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, फ्लड है, ये आपदाएं बढ़ती हैं। Why would deforestation lead to an increase of carbon dioxide in the atmosphere? एटमॉस्फेयर में डिफोरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती क्यों है और ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती है? उसका रीजन कुछ तो मैंने अभी आपको बताया, और वैसे आप जानते भी हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक बैलेंस, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिससे एटमॉस्फेयर में बैलेंस मेंटेन रहता है। फीवर ट्रीज, कम पेड़ होने का मतलब क्या है, दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट रिसाइकल्ड इन दिस मैनर, कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर छोड़ रहे हैं वो रिसाइकल ही नहीं होगी, यानी कि प्लांट्स नहीं होंगे तो उसे लेंगे कैसे, ऑक्सीजन कैसे बनेगी, तो एक तो ये कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट रेज, कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट की रेज होती है उन्हें अपने आप में फंसा लेती है, ट्रैप कर लेती है। रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ रिफ्लेक्ट करती है। विच इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है धरती के ऊपर, लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। हाउ डज डिफोरेस्टेशन कॉज ड्रॉट्स एंड रिडक्शन इन रेनफॉल, डिफोरेस्टेशन से सूखे क्यों पड़ते हैं, बारिश क्यों कम होती है। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, जब पेड़ काटे जाते हैं, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। मोर ओवर, इसके अलावा प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड रिलीज इट इन द एयर, उसे एयर में छोड़ते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन, जब वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। इट इज दिस मॉइस्चर इन द एयर, ये हवा में जो मॉइस्चर होती है वो प्लांट्स की वजह से होती है, विच इवेंचुअली का मतलब था फाइनली, आखिरकार, टर्न्स इनटू क्लाउड्स, जिससे फिर बादल बनते हैं, एंड रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेनफॉल, और धरती पे बारिश के रूप में लौट के आते हैं। डिफोरेस्टेशन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर
ऑन द अर्थ। ये दो कारण, एक तो डिफॉरेस्टेशन और दूसरा टेम्परेचर का बढ़ना, डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, इनसे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, विल लीड्स टू ए रिडक्शन इन रेनफॉल एंड ड्रॉट, जिससे रेनफॉल कम होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कम, लेस, और ड्रॉट और सूखा पड़ने लगता है। रेनफॉल कम होती है, सूखा पड़ता है। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड प्लांट एनिमल स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है जिन स्पीसीज का जीवन खतरे में है, जो खत्म होने वाले हैं, ऐसे प्लांट्स को और ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, एंड देयर हैबिटेट्स, उनके रहने की जगह को प्रोटेक्ट करना, इन एन एफर्ट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। हाउ डज द गवर्नमेंट कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? गवर्नमेंट हमारे फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की रक्षा कैसे करती है, कंजर्व कैसे करती है उसको? द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, सबसे पहले गवर्नमेंट रूल बनाती है, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी बनाती है टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नंबर 1 हो गया। बिसाइड इट ऑल्सो ईयर मार्क्स, ईयर मार्क का मतलब है निश्चित करना, रिच फ्लोरा एंड फोना हैबिटेट्स, जो बहुत अच्छे फ्लोरा है यानी कि प्लांट्स हैं, फोना एनिमल्स हैं, एनिमल्स के रहने की जगह है, उनको पहचानती है। एज प्रोटेक्टेड एरिया, उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया बना देती है कि भाई सुरक्षित एरिया है ये। वेगर द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब है नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। जहां पर ये वाली जो एक्टिविटीज हैं उनकी परमिशन नहीं होती। क्या क्या किस किस की परमिशन नहीं होती? वहां ट्रीज नहीं कट कर सकते, कटिंग डाउन ट्रीज, ग्रेजिंग, एनिमल नहीं चरा सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, प्लांटेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन खेती बाड़ी नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते। पोचिंग का मतलब क्या होता है? इलीगली किलिंग और कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स, इलीगल तरीके से एनिमल्स को पकड़ना या मारना, पकड़ना भी इसी में शामिल है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ए बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया, ये वो एरिया होता है which aims to conserve the biodiversity of the area, जो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को बचाता है, एज वेल एज इस कल्चर, उसकी कल्चर को भी। इट में कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट, उसके अंदर दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जे नेशनल पार्क। पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर नेशनल पार्क भी है जिसे कहते हैं सतपुरा नेशनल पार्क। और एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहला है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनको कि आप इनको इस मैप में देख सकते हैं। ये स्टेट वाइज दिखाए गए हैं, जैसे उत्तराखंड में नंदा देवी है, हिमाचल प्रदेश में कोल डेजर्ट है। तो इस तरीके से आप इनको अपने बुक में से सबको याद कर लीजिए। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रीडिंग करते हैं, उसे कहते हैं स्पीसीज। ये स्पीसीज के डेफिनेशन है। इट मीन दैट, अब मतलब क्या होता है इंटरब्रीड का? दैट ओनली मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बेबीज के, जो ये होते हैं ऑर्गेनिज्म, इनमें से केवल एक ही बच्चों को पैदा कर सकता है, दैट आर फर्टाइल, तो फर्टाइल होता है, एंड गिव बर्थ टू फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ी को जन्म देता है। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज लुक लाइक ईच अदर, और जो इनके मेंबर्स होते हैं वो उनके जैसे दिखते हैं, जैसे मंकी का मंकी होगा, डॉग का डॉग होगा, हॉर्स का हॉर्स होगा, तो ये स्पीसीज कहलाते हैं। एंड शेयर मैनी कैरेक्टर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक जैसे होते हैं। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से होते हैं? ये कौन से स्पीसीज थे? ये स्पीसीज किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा थी। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से हुए? स्पीसीज हुज नंबर डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना,
वो स्पीसीज जिनकी संख्या कम होती जा रही है, इतनी ज्यादा कम, दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति हो जाना, कि वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। और वैनिश ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के ऊपर से बिल्कुल गायब हो जाना, उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। इनके कुछ बचे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं खतरे में है भैया इनका जीवन, इन्हें बचा लो। देयर कैन बी एंडेंजर्ड एनिमल्स एज एंडेंजर्ड प्लांट्स। एंडेंजर्ड प्लांट्स भी होते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स भी होते हैं। अब एंडेमिक स्पीसीज कौन से होते हैं? स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। जो वो प्लांट्स, वो एनिमल जो किसी एक एरिया में पाए जाते हैं, वो एंडेमिक कहलाते हैं। टू दैट, जो उस जोन के लिए, उस स्टेट के लिए या उस कंट्री के लिए। द एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स नेचुरली। वो किसी और जगह पर नहीं मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर का एंडेमिक फ्लोरा है, उसमें साल और वाइल्ड मैंगो है, ये कहीं और नहीं मिलते हैं। एंडेमिक फोना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का फोना है, उसमें कौन कौन से हैं? बीसन एक प्रकार का डियर होता है, ये इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली स्क्विरल। तो ये इसी जगह होते हैं और कहीं नहीं होते, तो इसे एंडेमिक फोना कहेंगे। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये वो सुरक्षित फॉरेस्ट होते हैं वेयर वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड, जो जंगली जानवरों की रक्षा की जाती है। एंड प्रोवाइडेड विद सुटेबल लिविंग कंडीशन, और उन्हें अच्छी रहने की कंडीशन भी दी जाती है। अनलाइक ए जू एनिमल, ये जू की तरह नहीं होते। एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिव इन द नेचुरल हैबिटेट। जू में तो अलग से बनाते हैं, मतलब लॉयन भी पिंजरे में रहता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं होता, वो जंगल में ही रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। एंड आर फ्री टू रोम एनीवेयर एज लाइक। रोम का मतलब घूमना, और वो जहां मर्जी वहां घूम सकते हैं। पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं? ग्रेज लाइव स्टॉक, अपने जानवरों को चरा सकते हैं। कलेक्ट फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट, दवाइयों के पौधे या जलाने वाली लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं। एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब किसकी अनुमति नहीं होती? प्रोहिबिटेड का मैंने बताया था, नॉट अलाउड। वो है किलिंग और पोचिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पकड़ना या मारना अलाउड नहीं है। कैप्चरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को बांध के रखना यानी कैप्चर करके भी रखना अलाउड नहीं है। दीज एक्टिविटीज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई ऐसा करता है तो लॉ के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाती है। देर आर 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, विच इंक्लूड एज मेनी एज 50 टाइगर रिजर्व, जिनमें से 50 तो टाइगर रिजर्व भी हैं, विच फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर, जो टाइगर को बचाने में लगे हुए हैं। द टाइगर रिजर्व वर्क अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर एक स्कीम शुरू की थी, उस टाइगर रिजर्व उस पे उसके अनुसार काम करता है। जिम कॉर्बेट वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया। जिम कॉर्बेट ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है, एंड इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, और इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट की पहल है टू प्रोटेक्ट टाइगर, टाइगर बचाने के लिए। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। इसका उद्देश्य ही है इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन को जिंदा रखना और उन्हें मेंटेन रखना। Similarly, some of these wildlife sanctuaries are called bird sanctuaries. जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उन्हें बर्ड सेंचुरीज भी कहते हैं। एज दे फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग बर्ड, क्योंकि वो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैलेडियो नेशनल पार्क फॉर एग्जाम्पल वॉज ए बर्ड सेंचुरी बिफोर इट अटेन द नेशनल पार्क स्टेटस। कैलेडियो नेशनल पार्क को बाद में, पहले ये बर्ड सेंचुरी थी और बाद में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। Some national parks
फोकस ऑन कंजर्विंग ए पर्टिकुलर स्पीसीज। कुछ तो नेशनल पार्क ऐसे हैं जो बस किसी एक अलग तरीके की स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे जवाई लेपर्ड सेंचुरी विच इज इन राजस्थान, ये लेपर्ड को प्रोटेक्ट करती है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, देर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। टॉप 10 ये हैं यहाँ पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इरेविकुलम नेशनल पार्क केरला, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरसिका नेशनल पार्क राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। अब व्हाई डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? एनिमल्स खत्म ही क्यों हो जाते हैं? डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, जब एनिमल्स के रहने की प्राकृतिक जगह में कुछ डिस्टर्बेंस होती है, मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, तो उनके लिए सर्वाइव करना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। एंड हेंस बिकम एक्सटिंक्ट, इसलिए बेचारे खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले डायनासोर भी ऐसे ही खत्म हो गए थे। Why do we need to conserve animals? हमें एनिमल्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है? Animals such as lizards, snakes, owls, bats play a particular role in an ecosystem. ये सारे जानवर इकोसिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग इज बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। वी नीड टू कंजर्व डिफरेंट लाइफ फॉर्म, इसीलिए अलग अलग डिफरेंट फॉर्म को हमें बचाना होता है। टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट नेचुरल बैलेंस डज नॉट गेट डिस्टर्ब, ताकि नेचुरल बैलेंस गड़बड़ ना हो। आप जानते हैं ना कि स्नेक को एक एनिमल खाता है, दूसरे को आउल खाता है, तीसरे को लिजर्ड खाती है। तो ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है नेचर के द्वारा, जिससे कि बैलेंस मेंटेन रहता है। रेड डेटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका है IUCN, मेंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स। ये सारे जिनका भी जीवन खतरे में है, ऐसे एनिमल्स का रिकॉर्ड बना के रखती है ये जो यूनियन है। एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड, प्लांट्स का भी इसे रेड डेटा बुक कहते हैं। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स इज ओन रेड डेटा बुक, इंडिया की भी अपनी रेड डेटा बुक है, विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जितने भी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनका जीवन खतरे में है, उसका रिकॉर्ड इस रेड डेटा बुक में दिया गया है। अब यहां पर हमको टर्म्स देखते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? नो नॉन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज अलाइव, कि जिस हम इंडिविजुअल स्पीसीज की बात कर रहे हैं उसको कोई भी जिंदा नहीं है, जैसे कोई भी डायनासोर है नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, नो नॉन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन द विल्डरनेस, दे एग्जिस्ट ओनली इन कैप्टिविटी। जंगल में कोई नहीं है, बस जो बंद कर रखे है ना कहीं पर, उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया में बस वही जिंदे हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनका जीवन बहुत ज्यादा खतरे में है। स्पीसीज दैट आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, जिनका ज्यादा ही रिस्क है कि तो खत्म ही होने वाले हैं, उन्हें कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड क्या होते हैं? स्पीसीज दैट आर हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, जो स्पीसीज खत्म होने के कगार पर हैं वो एंडेंजर्ड होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या है? स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड इन द विल्डरनेस, जिनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो वो स्पीसीज कहलाते हैं वल्नरेबल। नियर थ्रेटन्ड, जो जिनकी चुनौती है क्या खत्म ही होने वाले हैं। स्पीसीज दैट आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं, उन्हें नियर थ्रेटन्ड कहते हैं। लीस्ट कंसर्न, स्पीसीज विच आर फाउंड इन अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिनके जीवन को खतरा ही नहीं है, वो लीस्ट कंसर्न। और डाटा डेफिशिएंट, स्पीसीज दैट विच वी डू नॉट हैव इनफ डाटा टू असेस इट्स एक्सटिंक्शन रिस्क,
कुछ ऐसे भी हैं जिनके वो एक्सीडेंट होंगे या नहीं होंगे, उनके हमारे पास डाटा ही नहीं है, उसे कहते हैं डाटा डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब था कम होना, यानी कि डाटा की हमारे पास कमी है। नॉट इवेलुएटेड यानी कि जिनका इवेल्युएशन ही नहीं किया। स्पीसीज विच हैज नॉट येट बीन इवेलुएटेड ऑन द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय IUCN। IUCN में जो गाइडलाइन दी है उनके हिसाब से हमने देखा ही नहीं कि भाई ये एंडेंजर्ड में है या किस में है, या क्रिटिकली चैलेंज थ्रेटन में है, तो उसे कहते हैं नॉट इवेलुएटेड। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।